तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शिमू और हुआ में एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका। यहाँ पर हुआ शिमू को खत्म करने की पूरी कोशिश करने लगा, लेकिन शिमू के पास ब्लड लाइन की पावर थी, जिसकी वजह से उल्टा वो खुद ही हुआ पर भारी पड़ जाता है। और फाइनली शिमू ने 4 हॉल कॉन्टेस्ट में जीत हासिल कर ली, जिसके चलते शिमू के काइयोन अकेडमी को ज्वाइन करने के चांसेस अब और भी ज्यादा बढ़ चुके थे। साथ ही हम कुछ नकाब पहने हुए कल्टिवेटर्स को फिंगचिंग सिटी में दाखिल होते हुए देख पाते हैं। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम जोंगशु और यूहान को देख पाते हैं, जो कि वहाँ मौजूद एलिक्सर्स और गिफ्ट की एक लिस्ट बना रहे थे। वेल शिमू को जिन फैमिली के हर एक ब्रांच से तोहफे मिले थे, और यही बात यूहान को काफी ज्यादा खटकने लगी। वो जोंगशु को बताने लगी कि ये सभी लोग एक नंबर के मतलबी हैं। 4 हॉल कॉन्टेस्ट होने से पहला तो इनमें से किसी भी फैमिली ने मेरे भाई शिमू को जरा भी रिस्पेक्ट नहीं दी, और फिर जैसे वो कॉन्टेस्ट का विनर बना, ये सभी लोग उसके पीछे पड़ गए। वो कुछ भी करके मेरे भाई को प्लीज करना चाहते हैं। अगर सच बताओ तो मुझे ऐसे मतलबी लोग जरा भी पसंद नहीं आते। अब उसकी बातें सुनकर जोंगशु को हंसी आ रही थी, जिसके बाद वो यूहान को समझाने लगी कि हमने हमेशा पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अगर ये लोग तोहफे नहीं भेजते तो शायद शिमू इतनी जल्दी अपनी इंजरीज को रिकवर नहीं कर पाते। और उतने में एक सर्वेंट आकर यूहान को बताने लगा कि जंग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर कोई कल्टिवेटर आया है, तो हमारे मास्टर ने उसके लिए पर्पल राइम ड्रैगन एम्परर जिनसेंग प्रिपेयर की है। लेडी जिन चाहती है कि आप खुद उस मास्टर का स्वागत करो। जो सुनते साथ ही यूहान का मूड तो अब और ही ज्यादा खराब हो गया। वो कहने लगी कि जैसे ही भाई ने कॉन्टेस्ट जीता, यहाँ पर तो मेहमानों की कतारें लग गई, और मेरी मदर चाहती है कि मैं खुद ही उनके चाय पानी का बंदोबस्त करूं। देखो यार, मुझे तो काम का नाम सुनते ही मौत आती है, इसलिए अब मैं तो इस विजिटर से मिलने नहीं जाने वाली। जिस पर जोंगशु बताने लगी कि तुम ही शिमू की छोटी सिस्टर हो, तो उसके लिए तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। आफ्टर ऑल शिमू सबसे ज्यादा तुमसे ही प्यार करता है, तो शिमू के मेहमान तुम्हारे भी मेहमान हो गए। वैसे यूहान काफी ज्यादा इनोसेंट थी, अगर कोई इससे प्यार से बात कर ले तो ये उस बंदे के लिए अपनी जान भी दे सकती है। सो अब उस मेहमान के स्वागत के लिए जोंगशु को भी अपने साथ ले गई, जिसके बाद हमें शिमू के चेम्बर का सीन दिखाया जाता है। वेल यहाँ पर शिमू स्पिरिचुअल हर्ब्स की बात ले रहा था, मगर वो बिल्कुल भी अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं कर पाता। उसे बार बार हुआ ने कही हुई बातें याद आ रही थी। हुआ ने उसे बताया था कि कैसे जिन फैमिली ने उसके फादर शीटियान को खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, शीकुआन विलेज के जैंग फैमिली के कत्ल के पीछे भी जिन फैमिली का ही हाथ था। सो हुआ ने कही हुई ये सारी बातें शिमू को काफी ज्यादा अफेक्ट करने लगी। वो सोचता है कि जब मेरे फादर की मौत हुई, उसी वक्त शीकुआन विलेज की जैंग फैमिली पर भी अटैक हुआ। मुझे मारने वाला असासिन एक टॉप टियर रैंकिंग वाला मास्टर था। आखिर इतने पावरफुल बंदे को हायर कौन कर सकता था, और वो कौन था जिसने मुझे बचपन में ही खत्म करने की कोशिश की। मुझे पता करना होगा कि इसमें जिन फैमिली का कितना इन्वॉल्वमेंट है। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए स्टोन मंकी को चेक करता है, जो कि अभी भी अपनी डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेज पर था। वेल यहाँ पर शिमू अपनी कल्टीवेशन के बारे में सोचते हुए कहने लगा कि फिलहाल तो मैं जिन फैमिली के 5वें मास्टर जिनवेई का मुकाबला भी नहीं कर सकता। उसे हराना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए फिलहाल तो मैं जिन फैमिली के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। पहला मुझे इस मसले की तह तक जाना ही होगा, और अगर वाकई जिन फैमिली ने मेरे फादर को मारा था तो फिर उन्हें इसका हिसाब चुकता करना पड़ेगा। मुझे अब कुछ भी करके जल्द से जल्द बॉडी टेम्परिंग की 11वीं लेवल पर ब्रेक थ्रू करना ही होगा। साथ ही साथ काइयुआन मार्शल एकेडमी में एडमिशन लेने के बाद मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। अगर मेरी कल्टीवेशन ठीक से इम्प्रूव हो गई तो आगे चलकर मैं मेरे फादर की मौत का राज पता कर लूंगा। जिसने भी मेरे फादर और मेरी जैंग फैमिली को खत्म किया था, उन्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला, चाहे फिर इसके पीछे जिन फैमिली ही इन्वॉल्व क्यों ना हो। मैं जरूर उनसे भी रिवेंज लूंगा। और साथ ही यहाँ पर शिमू को उस फीमेल कल्टीवेटर की भी याद आई, जिससे थोड़ी दिनों पहले ही शिमू की मुलाकात हुई थी। अगर वो पावरफुल बना तो ही इस बंदी से मिलने जा सकता था। सो फाइनली अपने इरादे पक्के करने के बाद शिमू कल्टीवेशन से बाहर आ गया, और जैसे ही रेडी होकर चेम्बर से बाहर आया तभी उसे वहाँ पर किसी की ऑरा महसूस हुई। दरअसल एक मास्क वाला कल्टीवेटर वहाँ पर मौजूद था। उसने शिमू को देखते साथ ही उस पर हमले करना शुरू कर दिए थे, जिसे शिमू बड़ी ही तेजी के साथ डॉज कर देता है। और अब यहाँ इन दोनों की एनर्जी में एक जोरदार क्लैश हो गया। शिमू ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते
करते हुए उस मास्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन तभी वो बंदा शिमू पर एक जोरदार पाम अटैक हिट करके उसे पीछे की तरफ पुश कर देता है। उतने में यूहान और जोंगशू वहाँ पर पहुँच गए थे। यूहान तुरंत ही उस मास्टर पर चिल्लाने लगी कि बता आखिर तू है कौन और तूने मेरे भाई पर अटैक करने की जरूरत कैसे दिखाई। और फिर वो अपनी थंडर विप का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उस मास्टर पर अटैक कर देती है। लेकिन उस मास्टर ने यूहान का विप पुल करते हुए उसे पीछे की तरफ पुश कर दिया। वेल यहाँ पर यूहान का खुद पर जरा भी कंट्रोल नहीं था, लेकिन जोंगशू ने उसे संभाल लिया। साथ ही साथ शिमू भी इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में आ जाता है। और उतने में वो मास्टर शिमू के काफी करीब पहुंच गया। वो कह रहा था लड़के तूने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। अब ये सुनकर शिमू भी थोड़ा सा हैरान होकर पीछे की तरफ हट जाता है। उससे पूछ रहा था बताए सीनियर आप कौन हो और आपने मुझ पर अटैक क्यों किया था। और उतने में उस मास्टर ने अपना जेट टोकन शिमू की तरफ पास कर दिया। दरअसल वो काइयुआन अकेडमी का टोकन था। अब ये देखकर तो ये तीनों भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। काइयुआन मार्शल अकेडमी काफी ज्यादा फेमस थी, जिसके चलते इन तीनों ने फटाफट से उस मास्टर को ग्रीट किया। शिमू बता रहा था कि आपकी काइयुआन मार्शल अकेडमी एक टॉप लेवल का सेक्ट मानी जाती, तो प्लीज मुझे बताएं कि आपका हमारी जिन फैमिली में आना कैसे हुआ। जिस पर मास्टर कह रहा था कि मैं तो यहाँ पर ब्लड लाइन फ्रेंजी के लिए आया हूँ। अब शिमू को तो इस टर्म के बारे में कोई आइडिया नहीं थी, तो यूहान उसे बताने लगी कि मॉर्टल रेल्म में द फ्रेंजीज पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास ब्लड लाइन की पावर हो। हर 28 सालों में एक बार ब्लड लाइन फ्रेंजी की तलाश की जाती। वहीं पर जोंगशू बताने लगी कि हमारे मॉर्टल वर्ल्ड में कुछ रूमर्स है। उनके हिसाब से जिस भी बंदे के पास स्पेशल ब्लड लाइन होगी वो किसी इमॉर्टल क्लैन या फिर स्टार डोमेन का डिसेंडेंट होगा। ऐसे बंदों को काफी ज्यादा स्पेशल माना जाता। ऐसे लोगों की ब्लड लाइन अवेकनिंग और उनकी स्ट्रेंथ पूरी तरह से स्टेलर फोर्स पर डिपेंड रहती है, यानी कि गैलेक्सी के स्टार्स उनकी पावर को इन्फ्लुएंस कर सकते। दरअसल इमॉर्टल क्लैन के पास टोटल 4 सेंट्स हैं, जो कि पूरे 28 स्टार डोमेन्स को प्रोटेक्ट करते और हर एक स्टार डोमेन को अपना एक रोटेशन पूरा करने के लिए 28 सालों का वक्त लगता। तो हर 28 सालों के बाद जब एक नई साइकिल का रोटेशन होगा उस वक्त ब्लड लाइन की पावर अवेकन हो जाएगी। जो भी स्पेशल लोग हैं वो इस स्टेलर फोर्स की वजह से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। सो यही वक्त एक पावरफुल ब्लड लाइन को ढूंढने के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता। साथ ही यूहान बता रही थी कि हमारे कॉन्टिनेंट में टोटल 3 ग्रेट मार्शल अकेडमीज हैं, जो कि हर 28 सालों बाद अपने मास्टर्स को भेजकर स्पेशल ब्लड लाइन वाले बंदों की तलाश करते हैं। जिसके बाद यूहान उस मास्टर से कह रही थी कि मेरे भाई ने 4 हॉल कॉन्टेस्ट में काफी अच्छा परफॉर्म किया था। अगर आप उस मुकाबले को देख पाते तो जरूर से उसे आपकी काइयुआन अकेडमी में ज्वाइन कर लेते। वहीं पर शिमू काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वो पूछता है कि क्या मेरे पास भी कोई ब्लड लाइन की पावर है, क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मगर यूहान तो एक्साइटेड होकर उसे बताने लगी कि भाई आप काफी ज्यादा पावरफुल हो, मेरे ख्याल से आपके पास सबसे स्पेशल ब्लड लाइन होगी। हो सकता है कि आप उस वांग टियानहाओ को भी पीछे छोड़ दो। और तभी वो मास्टर कह रहा था कि बस एक छोटी सी परीक्षा लेने के बाद ही हमें पता चल जाएगा कि इसके पास कौन सी ब्लड लाइन है। और अब उस मास्टर ने अपनी एनर्जी का ट्रेस शिमू की बॉडी में ऐड कर दिया, जिससे शिमू की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगती है। और फिर थोड़ी देर में शिमू के माइंड से खून का कतरा बाहर आ जाता है, जिससे उस मास्टर की लैंटर्न में रोशनी हो गई। वेल ऐसी ही सेम परीक्षा वांग टियानहाओ की भी ली जा रही थी। और तभी उन लोगों को पता चला कि वांग टियानहाओ के पास तो मीडियम ग्रेड की फायर एट्रीब्यूट वाली ब्लड लाइन है, जो देखते साथ ही काइयुआन अकेडमी का मास्टर वांग टियानहाओ को बधाइयां देने लगा। वो कह रहा था कि तुम्हारी रेजिंग फ्लेम ब्लड लाइन एक एक्सेलेंट क्वालिटी मानी जाती। इनफैक्ट हमारी काइयुआन मार्शल अकेडमी के हिसाब से तो ये काफी ज्यादा रेयर है। सो अगर तुमने हमारी काइयुआन मार्शल अकेडमी को ज्वाइन किया तो तुम्हें ढेर सारे कल्टीवेशन के रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। ऑर्डिनरी मार्शल डिसाइपल्स को हम जितनी फैसिलिटीज देते हैं तुम्हें उससे ज्यादा मिलेगी। जो सुनते साथ ही वांग टियानहाओ उस मैसेंजर का शुक्रिया अदा करने लगा, लेकिन वो उस बंदे को बताने लगा कि हमारी वांग फैमिली हमेशा से ही मिलिट्री मार्शल हॉल को फॉलो करते आई। हम कल्टीवेटर्स कम और मिलिट्री ज्यादा है, तो अगर मुझे काइयुआन अकेडमी को ज्वाइन करना है तो सबसे पहला मेरे फादर से परमिशन लेनी होगी। तभी वो मास्टर से बताने लगा कि हमारी काइयुआन मार्शल अकेडमी और तुम्हारा मिलिट्री हॉल ये दोनों भी इंपीरियल अथॉरिटी को ही रिपोर्ट करते, इसीलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम फिलहाल के लिए काइयुआन अकेडमी को ज्वाइन करो और फिर मुसीबत के वक्त हम तुम्हें
सीधे मिलिट्री मार्शल हॉल में ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह से ना तुम्हारे फादर नाराज होंगे और ना ही हमारी काइयुआन अकेडमी के मास्टर। इनफैक्ट मेरा ये सुझाव तुम्हारे फादर को भी काफी ज्यादा पसंद आएगा। वहीं पर टियानहो के मास्टर जू भी इस सुझाव से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। उस मास्टर को बताने लगी कि मैंने कुछ रूमर्स सुने थे कि तीनों ग्रेट मार्शल सेक्ट भी ब्लड लाइन फ्रेंजी के लिए लोगों की तलाश कर रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा कि स्पेशल ब्लड लाइन वाले लोग एक दिन इमॉर्टैलिटी को हासिल कर पाएंगे। वो कह रहा था कि इमॉर्टैलिटी पर असेंड होना कोई सिंपल बात नहीं। जिसके बाद वो बंदा बताने लगा कि हमारे यहाँ पर 3 बारबेरियन नेशंस हैं और इन कई सौ सालों में न जाने कितने ही सारे वॉरियर्स के पास ब्लड लाइन की पावर थी। तो आप बताएं कि इनमें से कितने सारे लोगों ने इमॉर्टैलिटी को हासिल किया है। अब इसका जवाब तो एल्डर जू के पास भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने भी इतने सालों में किसी ऐसे बंदे का जिक्र नहीं सुना जिसने इमॉर्टैलिटी हासिल की हो। और फिर वो मास्टर बताने लगा कि हर एक अकेडमी का अपना अपना कल्टीवेशन का तरीका है। अगर वांग टियानहो हमारे सेक्ट को ज्वाइन करेगा तो उसे सबसे लोवेस्ट लेवल के डिसाइपल से शुरू करना पड़ेगा। अपने काबिलियत के दम पर ही वो आगे के लेवल्स को पार कर पाएगा। और माफ करना, तुम्हारे पास एक मीडियम ग्रेड की ब्लड लाइन है जो कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एक इमॉर्टल बना पाएगी। हाँ, लेकिन मैं इस बात का वादा करता हूँ कि तुम्हारी कल्टीवेशन को उसके पिक तक पहुँचाने में हमारा सेक्ट तुम्हारी पूरी मदद करेगा। अगर सच बताओ तो इमॉर्टैलिटी हासिल करना अपनी किस्मत की बात है। अगर तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि तुम इमॉर्टल बनोगे तो फिर तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। वेल, यहाँ पर उस मास्टर ने कोई बढ़ा चढ़ा की बातें नहीं सुनाई थी और उसकी यही ऑनेस्टी टियानहो को पसंद आई, इसलिए वो भी काइयुआन मार्शल अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गया। साथ ही उस मास्टर ने उसे वादा किया कि काइयुआन अकेडमी उसे हाई लेवल के रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी, जिससे टियानहो की कल्टीवेशन उसके पिक तक पहुँच सकती है। और अब हमें शिमो की चेम्बर दिखाई जाती है। यहाँ पर शिमो काफी ज्यादा मायूस था। दरअसल जब काइयुआन मार्शल अकेडमी के मास्टर ने उसकी ब्लड लाइन को चेक किया तब उसका लैंटर्न बुझ गया था। तो शिमो उससे पूछने लगा कि प्लीज बताएं मेरी ब्लड लाइन का क्या रिजल्ट है, क्या मैं आपकी काइयुआन मार्शल अकेडमी को ज्वाइन कर सकता हूँ। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि अगर तुम्हारे पास ब्लड लाइन ना भी होती तो भी उम्मीदें कायम रहती, लेकिन तुम्हारे पास तो स्टोन मंकी की ब्लड लाइन है जो किसी काम की नहीं। तुम्हारा वो स्टोन मंकी बस तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। अब ये सुनकर शिमो को काफी बड़ा झटका लग गया। दरअसल उस मास्टर की बातें जिनवे ने भी सुन ली थी, इसलिए तुरंत ही जिन फैमिली के हेड को इसकी खबर देने पहुंच गया। वो कहने लगा कि हमारे एंसेस्टर को शिमो से कई सारी उम्मीदें थी, लेकिन हमें क्या ही पता कि शिमो भी उसके बाप जैसा ही मारा जाएगा। जैसे उसका बाप शीटियान मर गया था, वैसे ही शिमो भी बहुत ही कम एज में मारा जाएगा। मेरे ख्याल से अब हमने शिमो पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अब ये सारी बातें सुनकर मास्टर जिन को काफी ज्यादा टेंशन आ गया। वो अपने भाई जिनवे से कहता है कि फिलहाल इस मैटर को पूरी तरह से सीक्रेट रखो, किसी को भी शिमो की ब्लड लाइन के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं अभी जाकर हमारे एंसेस्टर को इसकी रिपोर्ट करता हूँ और उसके बाद ही हम आगे के प्लान्स बनाएंगे। लेकिन इन दोनों का सारा डिस्कशन जिनवे के इवल बेटे जुआन ने सुन लिया था और अब देखते ही देखते ये सारी बातें पूरे टाउन में फैलने लगी। सभी को पता चल गया था कि शिमो एक बड़ी भयानक ब्लड लाइन के साथ पैदा हुआ जो आगे चलकर उसे मार देगी। लोग कह रहे थे कि काश शिमो बचपन में ही मारा जाता। अब इतना फेमस होने के बाद तो लोगों को भी उसकी मौत से दुख होगा। वेल, लोगों की ये सारी बातें सुनकर मास्टर लियो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। दरअसल ये बंदा शिमो का टीचर था, तो शिमो की इस ब्लड लाइन के बारे में सुनकर वो काफी ज्यादा हर्ट हुए। वहीं दूसरी तरफ शिमो अभी भी उस मास्टर ने कही हुई बातों के बारे में सोच रहा था। वेल, उस मास्टर ने उसे बताया था कि स्टोन मंकी एक डिफेक्टिव ब्लड लाइन है, वो ब्लड ची को स्टैग्नेंट कर देती, यानी कि ब्लड ची फ्लो ही नहीं हो पाती और इसी वजह से शिमो कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट उसका पेट्रिफिकेशन डिजीज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा और फिर एक दिन शिमो की मौत होगी। उस बंदे ने ये भी बताया था कि स्टोन मंकी की ब्लड लाइन कोई ब्लेसिंग नहीं बल्कि एक श्राप है। तीनों नेशंस में जितने भी लोगों के पास स्टोन मंकी की ब्लड लाइन थी वो सब के सब मारे गए। सो इन्हीं सारी बातों से शिमो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कह रहा था कि अगर स्टोन मंकी वाकई एक कर्स है तो मैं कभी पावर हाउस नहीं बन पाऊंगा और ना ही मैं अपनी फैमिली का कभी रिवेंज ले सकता हूँ। तब तक जोंगशु उसके रूम के बाहर पहुंच चुकी थी। उसने शिमो की सारी बातें सुन ली थी और इससे जोंगशु भी काफी ज्यादा परेशान हो गई। वहीं दूसरी तरफ टियानहो भी काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि शिमो एक्सट्रीमली पावरफुल है, उसके जैसा तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट मैंने आज तक नहीं देखा था। फिर उसके पास ये डिफेक्टिव ब्लड लाइन कहाँ से आ गई? वैसे तो काइयुआन अकेडमी के मास्टर ने बस आज ही उसकी ब्लड लाइन को चेक किया था, तो फिर शिमो के पास एक डिफेक्टिव ब्लड लाइन है ये बात पूरे टाउन में कैसे फैल गई? जाहिर सी बात है कि जिन फैमिली के ही किसी मेंबर ने इस बात को जानबूझकर फैला दिया। खैर, मुझे नहीं लगता कि शिमो के पास एक डिफेक्टिव ब्लड लाइन है। मुझे अभी जाकर मेरे दोस्त से मिलना
होगा। फिलहाल शिमू को किसी ऐसे बंदे की जरूरत है जो उसे समझ पाए। वेल यहाँ पर टियानहा वाकई शिमू के लिए काफी ज्यादा परेशान था, लेकिन उसके मास्टर जू ने उसे रोक लिया। वो कह रहे थे कि हो सकता है कि इस बात में जरा भी सच्चाई नहीं, हमें थोड़े दिन और रुकना चाहिए। और अगर वाकई शिमू के पास एक डिफेक्टिव ब्लड लाइन है तो तुम्हारा उससे मिलना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तुम्हें ऑलरेडी काइयोन मार्शल अकेडमी में एडमिशन मिल गई। अगर तुम ऐसे में शिमू से मिलने गए तो शिमू को खुद पर और भी ज्यादा गुस्सा आएगा। तो बताओ, क्या तुम वाकई अपने दोस्त को ऐसे परेशान करना चाहते हो? जो सुनकर टियानहा और भी ज्यादा मायूस हो गया। वो चाहता था कि शिमू भी उसके साथ काइयोन मार्शल अकेडमी को ज्वाइन करे, लेकिन शायद अब ये पॉसिबल नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ हम वुटोंग और हुआ को देख पाते हैं, जो कि इस खबर से काफी ज्यादा खुश हो गए। वुटोंग कह रहा था कि चलो फाइनली कर्मा ने बैकलैश कर ही दिया। शिमू ने न जाने कितनी ही बार मेरे प्लान्स को फेल किया था, तो आखिरकार शिमू को इसकी सजा मिल गई। वहीं पर हुआ बताने लगा कि जिन फैमिली ने शिमू को अपने साथ इसलिए रखा था क्योंकि वो पावरफुल है, लेकिन अब जल्दी जिन फैमिली उसे धक्के मारकर निकाल देगी। शिमू के पास ना ही कोई घर होगा और ना ही परिवार, तो सही मौका देखते साथ ही मैं कुछ जीनियस को लेकर शिमू का काम तमाम कर दूंगा। और वैसे भी एक बीमार बंदे को खत्म करना हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होने वाला। जिस पर वुटोंग कह रहा था कि उस कीड़े को रगड़ने के लिए तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी शिमू ने आज तक न जाने कितने ही सारे लोगों को ऑफेंड किया है, तो हमें बस उन्हीं लोगों का इस्तेमाल करके शिमू को रास्ते से हटाना होगा। और वुटोंग की ये बात उसके बेटे हुआ को भी काफी ज्यादा पसंद आ गई। और अब हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर जोंगशु शिमू के लिए खाना लेके आई थी। उससे कहने लगी कि सीनियर, आपने कई दिनों से खाना नहीं खाया, ऐसे खुद को कमरे में बंद रख के आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, तो प्लीज कमरे से बाहर आकर थोड़ा सा खाना खा लीजिए। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप उस मास्टर की बातों से काफी ज्यादा परेशान हो, लेकिन वो बंदा काइयोन अकेडमी का बस एक मामूली सा मास्टर था। हो सकता है कि उसका प्रेडिक्शन पूरी तरह से गलत हो। वैसे भी हमारे 3 नेशन और 7 सेक्ट के पास कई सारे इमॉर्टल कल्टीवेटर्स हैं, तो अगर हमने उनसे मुलाकात की तो हमें आपकी ब्लड लाइन का क्योर मिल जाएगा। लेकिन फिर भी जोंगशु को शिमू का कोई रिस्पांस नहीं मिलता, तो जोंगशु ने वहाँ रखे टेबल पर शिमू के लिए खाना परोस दिया। उसने तो ठानी लिया था कि वो शिमू को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ने वाली, इसलिए वो गुस्से में शिमू से कहने लगी कि इतने दिनों से हम आपसे मिलने नहीं आए, क्योंकि हमें लगा था कि आपको थोड़ी सी प्राइवेसी की जरूरत है। लेकिन अब बहुत हुआ, आप ऐसे खुद को पनिश नहीं कर सकते। आपने तो खुद को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, और ये ऐसे खुद को कमरे में बंद करके तो नहीं होने वाला। इसलिए बाहर आकर एक मर्द जैसे मुसीबतों का सामना करो। जिस शिमू को मैं जानती हूँ वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं। हमारी लाइफ बस एक स्ट्रगल है, तो हम सभी को उसकी मुसीबतों को झेलना पड़ेगा। आप एक डरपोक जैसे हार नहीं मान सकते, और ना ही मैं आपको गिव अप करने दूंगी। इतना कहते साथ ही जोंगशु ने गुस्से में आकर शिमू के रूम का डोर ओपन कर दिया, और उतने में उसे शिमू के पीछे से आवाज आई। उसने देखा कि शिमू तो एक बीस्ट का शिकार करके वापस आया है, लेकिन शिमू ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। वो कहता है, मिस जोंगशु, आपने एकदम सही कहा, हम डरपोक जैसे हार नहीं मान सकते। वैसे वो फैमिली ने आपके खिलाफ काफी बड़ी साजिश रची थी, लेकिन फिर भी आपने उस सिचुएशन को काफी शांति से हैंडल कर लिया। लेकिन आज मेरे इस बर्ताव की वजह से आपको गुस्सा आ गया, इसके लिए मैं हमेशा शर्मिंदा रहूंगा। जिस पर जोंगशु बताने लगी कि मैं बस आपके लिए थोड़ी सी परेशान थी, तो शिमू से कहने लगा कि आपकी बातें पूरी तरह से सच है, और ये शिमू अपना सबक सीख चुका। खुद पर तरस खाना बिल्कुल सही नहीं होगा, इससे तो बस हमारा ही खुद का दिल टूटता, और आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। आपकी वजह से मैं काफी ज्यादा मोटिवेट हुआ, तो इसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। जिसके बाद शिमू तुरंत ही खाना खाने बैठ जाता है। तब तक यूहान भी वहाँ पर पहुँच गई। वो अपने भाई से कह रही थी कि अच्छा हुआ तुम रूम से बाहर आ गए, वरना तो मैं हमारी मदर के हाथों तुम्हारी इस रूम को तोड़ने वाली थी। उतने में ही लेडी जिन वहाँ पर पहुँच गई। वो शिमू से कह रही थी कि इस लड़की की बकवास पर ध्यान मत दो, भला मैं अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। खैर, तुम्हारा मूड देखकर ही पता चल रहा कि मुझे अपनी एनर्जी जाया करने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर शिमू कहने लगा कि अगर मेरे पास डिफेक्टिव ब्लड लाइन है तो कोई बात नहीं, मैं अभी भी 11वीं लेवल को अचीव कर सकता हूँ, इसीलिए मैं कल्टीवेशन पर बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने वाला। और उतने में ही लेडी जिन ने शिमू को स्पिरिट कंट्रोल पिल्स गिफ्ट कर दी। वेल, जोंगशु भी इन पिल्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। वो कहती
लगी कि मैंने इन पिल्स के बारे में पढ़ा है। ऐसा कहा जाता कि कुछ रेयर बीस्ट की कोर को रिफाइन करने के बाद स्पिरिट कंट्रोल पिल को रिफाइन किया जा सकता। अगर एफिशिएंसी के मामले में चीज स्पिरिट पिल एक नंबर पर है तो हम इन पिल्स को दूसरे नंबर पर रख सकते। इनफैक्ट ये पिल्स इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है कि ग्रेट फैमिली भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। जिस पर लेडी जेन बताने लगी कि शिमू के फादर ने ये दोनों पिल्स मुझे गिफ्ट की थी। वो चाहते थे कि मैं इन्हें कंज्यूम करूं, लेकिन मैंने हमेशा इन पिल्स को संभाल कर रखा ताकि मैं इसे इसके राइचस ओनर तक पहुंचा सकूं। और इतने में शिमू ने बताने लगा कि जब आपने मुझे जिन फैमिली में पनाह दी तब मैं अपने फादर के साथ साथ आपसे भी नफरत करता था, लेकिन आपने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया, तो ये शिमू आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। जिस पर लेडी जेन कहने लगी कि मैंने तुम्हारे फादर से वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारी केयर करूंगी। पहला तो मुझे लगा था कि ये बस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन बाद में फील हुआ कि तुम वाकई मेरे बेटे हो। भले ही हम दोनों का खून का रिश्ता नहीं, लेकिन तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे। जो सुनते साथ ही शिमू अपने मदर के काइंडनेस को अप्रिशिएट करने लगा। कोई भी सौतेली माँ अपने बेटे के लिए इतना तो नहीं कर सकती जितना कि लेडी जेन ने किया था। और उतने में शिमू उनसे पूछने लगा कि क्या आप मुझे बता सकती हो मेरे फादर और जिन फैमिली के दरमियान क्या ग्रज था। जिस पर लेडी जेन कहने लगी कि मैं जिन फैमिली की मेंबर हूँ, इसलिए कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकती। और सच बताओ तो उन बातों को बता के भी तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। मैं बस तुमसे इतना वादा कर सकती हूँ कि मैं तुम्हें और यूहान को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। खैर, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा सकती हूँ जहाँ पर तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। दरअसल इस प्रॉपर्टी में एक सीक्रेट चेम्बर है जिसके बारे में जिन फैमिली को भी नहीं पता। वेल, तुम्हारे फादर ने हमेशा उसी केव में कल्टीवेट किया। साथ ही साथ वहाँ पर कई सारे सीक्रेट मैनुअल्स और मेडिसिन की रेसिपीज हैं। हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन में वो सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे काम आ जाए। और फिर लेडी जेन ने वहाँ मौजूद चट्टान को ओपन कर दिया। वेल, यहाँ पर शिमू के फादर ने एक सीक्रेट चेम्बर बना के रखी थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में जितना भी रिसर्च किया था वो सारा इसी रूम में कैद है। वहाँ की दीवारों पर कई सारी रेसिपीज लिखी गई थी जिनका यूज करके पेट्रिफिकेशन डिजीज को सप्रेस किया जा सकता। और उतने में शिमू को अपने फादर की एक बुक मिल गई जिसमें उन्होंने लिखा था कि इसी डिजीज का क्योर ढूंढने के लिए मैं घर छोड़कर चला गया। मैं जंगलों में भटकता रहा लेकिन मुझे कोई क्योर नहीं मिला। उस वक्त तो मैं मौत की कगार पर था, लेकिन जिन फैमिली के लोगों ने मुझे बचा लिया। और उसी नोटबुक को पढ़ते हुए शिमू को पता लगा कि फाइनली उसके फादर को पेट्रिफिकेशन डिजीज को क्योर करने का वे मिल चुका था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।